नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11th एंड 12th के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर 2 यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो जैसा मर्जी सवाल बना दे, एमसीक्यू फॉर्मेट में दे दे, केस बेस्ड बना दे इस चैप्टर से, या फिर 2 नंबर में 3 नंबर में कोई ट्रिकी सवाल डाल दे आपके सेट में, आप हर एक सवाल को फोड़कर आ पाओगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। दोस्त, पेशेंटली एंड तक बने रहना। बस ऐसी ही वीडियो मैंने चैप्टर 1 के लिए भी डाली थी, बड़े धांसू धांसू चीजें उसमें कराई थी। अगर मिस कर दिया है बेटा तो जाकर इस वीडियो के बाद तुरंत देख लेना। ऐसे ही हर चैप्टर के लिए ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और मैं दोबारा बोल रहा हूं तुमको, तुम थ्योरी जहां मर्जी से पढ़ रहे हो, तुमको लग रहा है ना तुमने थ्योरी एकदम मास्टर कर ली है, अपने आप को चीता समझ रहे हो तुम, तो इन वीडियोस को देखना पूरा का पूरा चीजें कवर करने के बाद उस चैप्टर की। उसके बाद आपको इस वीडियो से गो थ्रू करना है। अगर आप सवाल बना पा रहे हो, सवालों के बारे में सोच पा रहे हो, देन थम्स अप, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो भाई यहां पर पहला सवाल मैंने एकदम बेसिक लिया है, एकदम बेसिक लेवल से चीजें अपन लोग करेंगे। ठीक है, यहां पर अपन लोग इनवर्स की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बतानी है। तो बेटा देखो, एकदम बेसिक लेवल से चीजें सिखा रहा हूं। कभी भी तुमको इस तरह की चीज दिखे जहां पर तुमको इनवर्स फंक्शन से डील करना है, तो तुमको सबसे पहले वहां पर जो इनवर्स फंक्शन है ना, उसकी प्रिंसिपल रेंज अपने दिमाग में दोहरानी है। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल रेंज साइड में लिख लो। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है बेटा? -π/2 से π/2 एंड बोथ ऑफ दीज आर इंक्लूडेड। अब सोचते कैसे हैं बेटा? आप लोगों को सोचना कैसे है कि यार साइन अब कौन से एंगल पे आपको 1/2 वैल्यू देगा। सोचते कैसे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, साइन आपको कौन से एंगल पे 1/2 देगा, और ये जो एंगल है ये आपका प्रिंसिपल रेंज में आपको दिखना चाहिए। दैट इज, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके रख दूं तो मेरे को साइन थीटा 1/2 दिखना चाहिए, और ये जो थीटा होगा, जो कि मेरा आंसर होगा, ये इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए भाई। तो अब मेरे को देखते ही पता चल रहा है 1/2 मतलब सर 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, π/6 क्या इसके बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो थीटा की वैल्यू हो गई आपकी क्या? π/6। तो आपका सवाल कहां पहुंच गया? साइन ऑफ π/3 प्लस π/6, 30 प्लस 60 हो गया आपका 90, यानी कि 1 के बराबर आपका आंसर आ गया। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर से बेटा काफी एजर्शन रीजन भी बनते हैं, और अच्छे एजर्शन रीजन बनते हैं, तो मैं आपको एजर्शन रीजन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। और अभी तो बेटा तुमको बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे अच्छे सवाल भी देखने को मिलेंगे। वैसे इस चैप्टर में अब ज्यादा जान रह नहीं गई है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर से कभी कभी सरप्राइजिंग सवाल देखने को मिले हैं लास्ट 2-3 साल में। तो वैसे सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तुम्हारा दिमाग उन डायरेक्शन में चलना चाहिए। भाई यहां पर assertion रीजन क्या कह रहा है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। देखो, एकदम बेसिक लेवल की तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, और यही बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की खासियत है कि वो तुमको एकदम ग्राउंड लेवल पर, कोर लेवल पर चेक करेगा कि तुमने थ्योरी जब पढ़ी है तो तुमको भाई चैप्टर की इंट्रोडक्शन पता भी है या नहीं पता, चैप्टर किस पे आधारित है, बेस क्या है चैप्टर का, वो चीज पता ही नहीं पता। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब हम इनवर्स निकालने जाते हैं तो यहीं पर ही सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि यार इनवर्स निकाला कब जा सकता है, जो कि चैप्टर 1 में है, और सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है वाला पोर्शन। इनवर्स की अंडरस्टैंडिंग बच्चे को चैप्टर 1 में नहीं मिलती है, चैप्टर 2 में आके बच्चे को इनवर्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दी जाती है और फिर इनवर्स पढ़ाया जाता है। लेकिन यही चैप्टर 1 में था पहले, पता नहीं सीबीएसई कौन से नशे करके बैठी है, तो वहां पर पोर्शन डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस का मेरा वन शॉट देखा होगा तो मैंने चैप्टर 1 में इनवर्स पढ़ाया है। इसलिए पढ़ाया है ताकि ये सब चीजें ना फंसे, क्योंकि सीबीएसई को बाद में तुम कंप्लेंट नहीं कर पाओगे, अरे सर डिलीटेड सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हमको थी नहीं, तो हम ये सवाल कैसे बना लेंगे। तो भाई तुमको पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तभी उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स उनके रिस्पेक्टिव डोमेन्स में नहीं, उनके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स में निकाला जाता है। तो ये चीज एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यहां पर अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स होता तो ये सही हो जाता। रीजन, अब बेटा देखो, सवाल का बनावट ही ऐसा होता है। अब एक बारी बस क्रॉस चेक कर लेना कि ऑप्शन में वो गेम तो नहीं खेल रहा। अगर एक चीज गलत है तो दूसरी चीज सही होगी, ऐसे ही ऑप्शंस बनाता है सीबीएसई। तो आपको अगर एजर्शन गलत दिख गया तो रीजन सही होगा, लेकिन ऑप्शन से गो थ्रू कर लो ताकि गेम ना खेल लो, गेम ना खेल दे कोई सीबीएसई आपके साथ। एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, और रीजन की स्टेटमेंट बहुत सिंपल थी यार, ट्रू थी। अब बेटा देखो, यहां पर ना केस बेस्ड आया,
और ये आपका PYQ है, ये सवाल मैं खुद से बना के नहीं आया हूं। और यही चीज ना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि हम लोग ना एक सेंस बना देते हैं कि यार केस बेस्ड क्वेश्चन ना इन्हीं चैप्टर से आने के चांसेस हैं, और टीचर्स भी यहाँ पर मिसगाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बेटा आप लोगों को ना अवेयर होना पड़ेगा। आजकल थोड़े यूट्यूब के टीचर ज्यादा हो गए हैं जो इतनी ज्यादा रिसर्च और अवेयर नहीं रहते हैं, तो वो आप तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं और आप उस गलत इन्फॉर्मेशन को पकड़ के तैयारी करते रहते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, अब वो रटने रटाने का, अब वो फील गुड करने का, आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ आपको अच्छा फील कराएंगे पूरे साल। और एंड में अभी नीट के बच्चों के साथ भी यही हुआ है कि 2 या 3 साल से पेपर आसान आ रहा था तो बच्चों को लगा कि यार अब तो फॉर्मूला बेस्ड ही आता है सब कुछ, अब हमसे ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा जाएगा। इस बार फिजिक्स का पेपर कॉन्सेप्चुअल आ गया, बच्चे हिल गए। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है बेटा, आपको इसलिए सही मेंटोर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो आपको पूरे साल सिर्फ अच्छा फील ना करा रहा हो, पूरे साल आप लोगों को एकदम आग में तपना सिखा रहा हो बेटा, ताकि आप बाद में क्रैक करो। चाहे मुश्किल आए चाहे आसान है, तुम लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, तुमको अच्छा करना है। और वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है। तुम मेहनत करो, उसके बाद देखी जाएगी यार जो होगा। तुम अपनी साइड से तो बेस्ट दो। तुम खुद ही ऐसे टीचर्स को फॉलो करना चाह रहे हो जो तुमको सिर्फ अच्छा फील करा रहे हैं, तो फिर बेटा तुमको कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता है। तो मैं तुमको क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पे कि हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चन करना जरूरी है। जब तुम चैप्टर वाइज पढ़ रहे होगे तो हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज और केस बेस्ड कर लेना। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है बेटा, सीबीएसई का पैटर्न अब प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है। क्योंकि यूजुअली माना जाता है कि आईटीएफ सेकंड चैप्टर 3 नंबर की वेटेज रखेगा, लेकिन केस बेस देके वो हो सकता है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस की वेटेज 1 नंबर से गिरा दे और आईटीएफ की 1 नंबर से बढ़ा दे। क्योंकि यूनिट वाइज वेटेज 8 नंबर की रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं हो सकती। इंटरनल मार्क्स में इधर उधर थोड़ा बहुत एक ऊपर एक नीचे हो सकता है। तो अब बेटा ऐसा सवाल अगर तुम्हारे सेट में आया तो तुमको खुशी होना चाहिए, क्योंकि यार आईटीएफ से अगर केस बेस आए तो वो आसान ही होगा। इस सवाल को पढ़ते हैं बेटा। यहां पर वही इंफॉर्मेशन दी हुई है जो हमने पिछले वाले सवाल में डिस्कस करी थी कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल होता है। फिर यहाँ पर तुमको साइन का ग्राफ दिया हुआ और यहाँ पे साइन इनवर्स के बारे में बात करिए। तो हम लोग बेटा यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लेट साइन फंक्शन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू -1 to 1। अब ये सेट ए क्या है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तभी तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सच दैट इनवर्स ऑफ साइन एग्जिस्ट, साइन इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस। इंटरचेंज हो जाता है ना, अदला बदली हो जाती है, इनवर्स फंक्शन निकालती पता है तुमको। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ ए इज द इंटरवल अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो आपको ऐसा एक और इंटरवल लिख के दिखाना है अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो बेटा आप लोगों की एनसीईआरटी में डब्बे में अच्छे से लिख रखा है कि भाई -π/2 से π/2 प्रिंसिपल रेंज है। इसके अलावा कोई सी भी यहां पे लिख दो, जैसे मैं π/2 से 3π/2 लिख देता हूं। सवाल खत्म, 1 नंबर पॉकेट के अंदर। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? साइन इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा एक इनवर्स का प्रॉब्लम है, टिपिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में था। अब देखो सोचना कैसे होता है, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं, ठीक है, रटना नहीं है बेटा, मैं आपको बताता हूं। जैसे फर्स्ट हमको पकड़ो, साइन इनवर्स -1/2। अब इसके ऊपर सोचने के ना 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे सोचो कि ये थीटा के बराबर होगा, ठीक है, कुछ भी प्रॉपर्टी मत लगाओ, जो भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं सब भूल जाओ, सिर्फ बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर है तो ऐसे सोचो कि साइन इनवर्स -1/2 अगर थीटा है, इसका मतलब है कि साइन थीटा मेरा -1/2 के बराबर होना चाहिए। तो अब थीटा जब सोचोगे तो इसकी प्रिंसिपल रेंज ध्यान में रखना, -π/2 ये वाला केस इंक्लूडेड होगा, -π/2 से π/2 के बीच में आपका थीटा आना चाहिए। तो अब आपको यहां पर सोचना पड़ेगा कि अच्छा सर ये वाला गेम तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो सर ऐसा एंगल मिल जाएगा जो इनके बीच में आएगा। तो -1/2 के बारे में सोचो तो सर ये हो रहा होगा -π/6 पे, तो यहां से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/6। और ये सब चीजें मैंने अपने वन शॉट में बहुत अच्छे से तुमको ऐसे क्वाड्रेंट सर्कल सिस्टम के थ्रू सिखाई हुई है। जाके एक बारी आईटीएफ का वन शॉट देख लेना मेरा, चमक जाएंगी सारी चीजें, ओरली करने लगोगे सवाल। तो ये है तुम्हारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है भाई, कि अगर तुमको ये चीज पता है, ये सब चीजें छोड़ो, डायरेक्टली फॉर्मूलाज पे रिलाई करो कि साइन इनवर्स -x किसके बराबर होता है? माइनस साइन इनवर्स x।
तो साइन इनवर्स -1/2 जैसे ही दिखा, अपन ने सोचा कि ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 के बराबर होगा। और ये एकदम बेसिक चीज है जिसके लिए मेरे को ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेरे को पता है साइन की वैल्यू 1/2 π/6 पे आएगी विद अ माइनस साइन, तो ये मेरा -π/6 के बराबर हो गया। जौन सा भी मेथड आपको बेटा यहां पर अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। -π/6 और यहां पर माइनस साइन इनवर्स 1 है दोस्तों, साइन इनवर्स 1 π/2 पे, तो ये हो जाएगा -π/2, ठीक है। तो अब यहां पर अपन लोग एलसीएम ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड वाली टर्म -3π/6, तो -π -3π, ये हो जाएगा -4π/6 विच इज नथिंग बट -2π/3, तो -2π/3 अपना इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना वो ग्राफ के ऊपर है। और अगेन ये पर्टिकुलर वीडियोस क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं तुमको क्यों इतना बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियोस मिस मत करना। ये वीडियोस वो लास्ट स्टेप होगा तुम्हारा। अगर तुम किसी भी चैप्टर में एकदम चेक करना चाहते हो अपने को कि हाँ अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करने के लिए रेडी हूं या नहीं रेडी हूं, तो तुमको ये वाली वीडियोस देखनी है, सवाल बनाने हैं। तो अब मैं ग्राफ से रिलेटेड तुमको बढ़िया से कुछ कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में डालने वाला हूं। जैसे भी वो ग्राफ का सवाल बना दे, ट्रिकी इजी हर टाइप का सवाल तुम बना पाओगे। तुमने बेटा अपनी एनसीईआरटी में, तुमने अपनी कोचिंग में, अगर तुम कहीं से पढ़ रहे हो, तुम लोगों ने सीखा होगा कि यार अगर साइन दिया हुआ है तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस दिया हुआ है तो कॉस इनवर्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स वाला फंडा। मैं तुमको एक और अच्छा फंडा बताता हूं जो बच्चों को ज्यादा जल्दी चमकता है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी इससे। जैसे बेटा मैं यहां पर साइन का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, और यहां पर साइन इनवर्स का आपको बना के दिखाऊंगा, तो आपको कोई भी चीज ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, साइन का ग्राफ सिंपली ऐसा, तो अगर आपको साइन से साइन इनवर्स जाना हो, कॉस से कॉस इनवर्स जाना हो, टैन से टैन इनवर्स जाना हो, हर जगह बेटा ये वाला जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं काम करेगा। जो आपका ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है, स्टेप 1 क्या है बेटा, स्टेप 1 है जो आपका ग्राफ है उसकी रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस में, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। बात समझ आई, रिफ्लेक्शन लेते हैं बेटा यहां पर अपन लोग एक्स एक्सिस में, तो जो ऊपर है वो ऐसे नीचे आ जाएगा, ये वाली चीज ऐसे चली जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। अब जो ये रिफ्लेक्टेड ग्राफ दिखा है ना आपको, जो ये रिफ्लेक्टेड कर्व दिख रहा है, सेकंड स्टेप क्या है, इस रिफ्लेक्टेड कर्व को, रिफ्लेक्टेड ग्राफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री में। मतलब अपने को ऐसे घुमाना है 90 डिग्री के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन चाहिए अपने को। बात समझ आ गई। अब मेरे साथ विजुअलाइज करना, और आप लोगों को ये जो रिफ्लेक्टेड कर्व है इसको 90 डिग्री घुमाना है। और अब अपन लोग अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब अपन सवाल पे चलते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम -1 to 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ये आपको ग्राफ बनाना है। तो यहां पर लिख लो पहले, यही वाला पोर्शन सिर्फ मैं घुमाऊंगा, ठीक है, π/2। तो अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये इन दोनों लाइंस के दायरे में ही ग्राफ को घुमाना है और मेरा आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, घुमा दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी, देखो, तो ये वाली चीज ऐसे होगी बेटा, तो ये कहीं यहां ऐसे चला जाएगा और ये वाला ग्राफ तुम्हारा ऐसे आ जाएगा। ये लो, बन गया तुम्हारा ग्राफ। दिस इज योर साइन इनवर्स का ग्राफ इन योर प्रिंसिपल रेंज, दैट इज इट। इसको बच्चे डायरेक्टली रट लेते हैं, लेकिन मैंने तुमको हैक सिखा दिया। अब जाके तुम्हारा काम है, तुम यही कॉन्सेप्ट को कॉस पे लगाओ, टैन पे लगाओ, और फिर एनसीईआरटी में अपने ग्राफ से मैच करो कि y इज इक्वल टू एक्स वाला फंडा तो जानते हो, एक नई चीज सीखी तुमने और अप्लाई करो, फिर देखो कि तुमको क्या बेटर लग रहा है और उसको फिर तुम ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ, अगेन बेटा एक बहुत ही टिपिकल टाइप का सवाल है, लेकिन बच्चे ऐसे सवाल को समझने में टाइम लगा देते हैं और या तो रट लेते हैं। आपको एकदम लेयर बाय लेयर में ये वाला सवाल सॉल्व करवाऊंगा। आपको बस नेक्स्ट 2 मिनट सारी चीजों के बारे में भूल जाना है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड सब भूल जाओ बेटा, सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को लेयर बाय लेयर मेरे साथ देखो। दिया क्या हुआ है, साइन इनवर्स, और उसके अंदर प्यार से ये cos 13π/5 बैठा हुआ है। दोस्त
अगर आपको इस टाइप का सवाल दिखे ना, सबसे पहले तो आप ट्राई करो कि इसमें और इसमें सहमति हो जाए। इसमें और इसमें सहमति का मतलब क्या है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है ना तो अंदर साइन आ जाए। इससे क्या होगा सर, हम ना ये बेसिक चीज जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये कहीं तो सर फॉर्मूला पढ़ा है। अब ये फॉर्मूले पे भी कंडीशन होती है, हर जगह नहीं लगता ये, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये चीज चमकनी चाहिए कि सवाल को स्टार्ट कैसे करना है, कि अंदर वाले कॉस के साथ गेम खेलना है। क्या करना है दोस्त, अंदर वाले कॉस के साथ अपने को गेम खेलना है। तो अंदर वाले कॉस के साथ गेम खेल के उसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो मैं जानता हूं कि साइन और कॉस आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, यहां पर cos 13 पाई बाय 5, ये जो एंगल है ना cos के आगे बेटा, ये बहुत बड़ा है। आप लोग अगर इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा, ये आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में दिखना चाहिए दोस्त, तब जाके एक्स आउटपुट निकलेगी। ये तो एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले आप इसको रिड्यूस करो। अब समझ आ रहा होगा कि सर यहां पर अपन लोग डायरेक्टली इसको साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिख देते। पहले इसको रिड्यूस करेंगे, फिर इसको साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखेंगे, ताकि ये अपनी प्रिंसिपल रेंज के अंदर रिड्यूस हो जाए। तो बेटा साइन इनवर्स कॉस ऑफ 13 पाई बाय 5, 2 पाई की साइकिल पे बेटा साइन और कॉस की वैल्यू रिपीट होती है, तो इसको मैं लिख देता हूं 10 पाई प्लस 3 पाई लिख देता हूं न्यूमरेटर को, तो 10 पाई बाय 5 हो जाएगा मेरा 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। समझ आया, एकदम बेटा बेसिक लेवल से तोड़ के दिखा रहा हूं तुमको सवाल को, ऐसे कोई नहीं सिखाएगा तुमको। अब 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 पाई पे साइकिल रिपीट होता है तो कॉस 3 पाई बाय 5 के बराबर हो जाएगा। अब तुम देखो यहां पर कॉस के आगे एंगल छोटा हो गया, और एक बार यहां पर दिमाग भी चलाओ, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो। जब तुम ये सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, तो यही सवाल तुम बहुत जल्दी कर दोगे, तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप ये क्यों है। अभी 3 पाई बाय 5 को, क्योंकि तुमको डिग्री ज्यादा चमकता है, 3 पाई बाय 5 को डिग्री में कन्वर्ट करो, पाई की जगह 180 रखो, तो 3 गुना 180 यानी कि 540 बटे 5, 108 डिग्री है ये। तो कॉस के आगे 108 डिग्री आ चुका है। अब 90 माइनस 108 करोगे अगर, तो इसमें आ जाएगा ना, तो तुम्हारा आंसर आ चुका है। अब तुम लोग बेटा यहां पर कन्वर्जन फॉर्मूला लगाओ, तो इसको लिखो कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5। ठीक है यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक सवाल छूट गया शायद, ये ग्राफ के बाद। यार इसका ना बी पार्ट छूट गया है दोस्त, मेरे को लग ही रहा था कि मैंने कोई तो डोमेन रेंज वाला सवाल मिस कर दिया है। ये वाला सवाल इस वाले क्वेश्चन के बाद कर देते हैं, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलो पहले ये वाला पूरा का पूरा कर लेते हैं, फिर वो डोमेन और रेंज पे चले जाएंगे, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5, तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 10 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस पाई बाय 10, माइनस पाई बाय 10 बेटा अब आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है। तो अब आप यहां से डायरेक्टली एक्स आंसर लिख सकते हो। साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। बट ये कंडीशनिंग बहुत जरूरी है कि अंदर वाला एंगल इस रेंज में दिखना चाहिए। तो आपका यहां से आंसर क्या आ गया दोस्त, माइनस पाई बाय 10। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। पेन चेंज कर देता हूं, आ जाओ। अब बेटा एक बारी वो अपना डोमेन और रेंज वाला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। इसको तो मैं ओरली करवा दूंगा। आपको डोमेन और रेंज बतानी है, और ऐसे सवाल 2 नंबर में भी आते हैं, इसलिए ये करना कैसे है आराम से सीखना बेटा। साइन इनवर्स के आगे 2 लगा हुआ है, और यहां पर 2 है, और उसके आगे 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी डोमेन क्या होती है बेटा, यहां पे लिख भी रखा है, -1 to 1। तो यहां पे 1 माइनस एक्स कहां से लेके कहां तक वेरी कर सकता है, -1 से लेके 1 तक। तो अब -1 कर दो तीनों साइड्स में, तो यहां पर हो जाएगा -2, यहां पर हो जाएगा -x, और यहां हो जाएगा 0। अब यहां पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक जा सकती है, 0 से लेके 2 तक। तो ये हो गया आपका बेटा डोमेन। रेंज के लिए क्या करें, देखो जैसे उसने यहाँ पर 2 नंबर में ये वाला सवाल डाला है, यही वाला सवाल वो 2 नंबर में एज अ नॉर्मल कन्वेंशनल क्वेश्चन भी डाल सकता है। रेंज तो बेटा बहुत ही सिंपल है, ओरली हो जाएगी। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की
रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, माइनस पाई से पाई। तो इसका रेंज का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई से पाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये वाला सवाल कर लिया। हाँ जी आ जाओ भाई, एक और तुम्हारे सामने एजर्शन रीजन है। जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर से एजर्शन रीजन काफी पूछी जाती है और अच्छी खासी पूछी जाती है, और वो थोड़ी सी ट्रिकी भी हो सकती है। जैसे इस वाले सवाल को देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है सवाल, द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स टू एक्स इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन बाय टू यूनियन वन बाय टू टू इंफिनिटी। सेक इनवर्स माइनस टू किसके बराबर है, माइनस पाई बाय फोर के बराबर है। तो चलो सबसे पहले आपको इजी क्या लग रहा है सॉल्व करना, रीजन सर बहुत इजी लग रहा है, वैसे तो रिजल्यूशन भी इजी है, लेकिन रीजन सर सॉल्व करना बहुत इजी लग रहा है। अब यहां पर मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, इसको अपने दिमाग में डाल लेना, बहुत काम आएगी पूरे चैप्टर में। साइन इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, अगर इसके आगे माइनस एक्स लगा है तो सीधा माइनस साइन को बाहर फेंक देना, ठीक है। सीधा माइनस साइन को बाहर फेंक देना। अगर आपको कॉस के अंदर, आपको कॉट के अंदर, या फिर आपको सेक के अंदर माइनस एक्स दिखे, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको पाए माइनस की फॉर्मेशन में लिखना है। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि इन ये सब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वाले खिलाड़ी हैं और ये जीरो से पाई वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे पाई माइनस वाला फंडा लगता है। इसको अगर डिटेल में समझना है तो मैंने वन शॉट में सिखाया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन ये 6 की 6 फॉर्मेशन दिमाग में रखना कि ये काम किसके साथ होगा, ये काम किसके साथ होगा। चलो तो बेटा यहाँ पर सेकेंड वर्स के अंदर माइनस दिख रहा है तुमको, तो बस यहाँ पर अप्लाई कर दो पाए माइनस सेक इनवर्स टू, ठीक है। तो यहां पर अब सेकेंड वर्स टू के बारे में सोचो, जीरो से पाए में सोचना है आप लोगों को, ठीक है। सेकेंड वर्स टू के बारे में सोचो, सेकेंड वर्स टू के बारे में सोचो, तो भाई वन बाय टू होता है मेरा कॉस, मेरा वन बाय टू होता है कहां पर दोस्त, 60 डिग्री पर, तो ये भी हो रहा होगा 60 डिग्री पर। तो पाए माइनस पाए बाय थ्री, यानी कि 2 पाई बाय थ्री मेरा आंसर आना चाहिए। दिया क्या हुआ है, माइनस पाई बाय फोर। क्या ये सही है, एकदम नहीं। अगर रीजन गलत हो गया तो एजर्शन सही होगा, लेकिन इस वाले सवाल में हम लोग एजर्शन पे भी डिस्कशन करते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स टू एक्स इज, तो सबसे पहले तो यही सोचो कि सेक इनवर्स थीटा के बारे में सोच लो। चलो सेक इनवर्स थीटा कि अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं तो क्या रहेगी बेटा, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी। अब थीटा की जगह अगर आपने 2x रख दिया है, जैसे ऐसे ही इमेजिन कर लो कि यहां पर थीटा होता था तो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी ये रहता था। अब थीटा की जगह उसने 2x रख दिया है। अब डोमेन की बात करोगे तो x पे ही कंडीशनिंग लगानी होती है ना, तो 2x आपको ऐसा दिखेगा। तो x कैसा दिखेगा बेटा, दो से ही तो डिवाइड करोगे और वही तो यहां पे दिख रहा है। हेंस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो एजर्शन करेक्ट है बेटा और रीजन आपका फॉल्स है। डन। लेकिन बेटा इस चीज को अपने नोटबुक में डाल देना, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, सवालों में काम आएगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन आसान सवाल है। एक बार अगर आप ऐसे सवाल के पैटर्न पकड़ लो तो क्या दिया हुआ है आपको, कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा का समेशन है 3 पाई, और आपको प्रिंसिपल रेंज के हिसाब से ही सोचना है। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है बेटा, 0 से लेके पाई, और अगर इन तीनों का सम 3 पाई आ रहा है तो आप एक बात बताओ, क्या ये तीनों को पाई नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो ये जा ही नहीं सकते ना, तो तीनों को पाई होना पड़ेगा। तो बस अब इस तरीके से सोचेंगे कि कॉस इनवर्स अल्फा या फिर कॉस इनवर्स बीटा या फिर कॉस इनवर्स गामा अगर पाई के बराबर है तो अल्फा किसके बराबर होगा,
बस इस तरीके से सोच के बता दो मेरे को। तो अब आप लोगों को यहाँ पे सोचना कैसे है कि सर कॉस इनवर्स अल्फा अगर पाए है, यानी कि अल्फा मेरा कॉस पाए के बराबर होगा। कॉस पाए यानी कि कॉस 180 विच इज -1। तो अल्फा हो गया, चाहे बीटा हो गया, चाहे गामा हो गया, ये तीनों के तीनों -1 के बराबर हैं। आप लोग अब यहाँ पे रख दीजिए और वैल्यू निकाल दीजिए। तो -1 और फिर -1 यानी कि -2। और यही सब बेटा हर जगह तुमको मिलेगा। तो 2 + 2 + 2 तुम लोग यहाँ पर लिख लो चाहे तो, -1 और फिर -2 और फिर -1 और फिर -2। तो हर जगह आपको 2 + 2 + 2 यानी कि 6 मेरा उत्तर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वाला सवाल आ सकता है, बहुत क्रिटिकल है। आ जाओ, एक और एजर्शन रीजन तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, ऐसा अभी तुमने साइन इनवर्स के लिए सवाल किया था, ये कॉस इनवर्स के लिए आ गया। और नीचे रीजन क्या है, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन y = cos इनवर्स x is 0 to π। तो भाई सेकंड वाली चीज तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले के ऊपर सोचता हूं। देखो, अब यहां से जो बच्चा ये गड़बड़ कर देगा ना कि सर cos इनवर्स cos x तो x के बराबर होता है, तो आंसर 13π/6 होना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 13π/6 आउटपुट की तरह नहीं निकल सकता, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर नहीं है। तो आपको ये वाले एंगल को छोटा करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस वाले एंगल को कन्वर्ट करो और फिर cos इनवर्स cos x वाला फंडा लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें नहीं समझ आती हैं बच्चों को। तो यहां पर आपको cos 13π/6 को दोबारा इस तरीके से लिखना है बच्चा। cos और 13π/6 को आप लिख सकते हो यहां पर वहां पे 13π/5 था बेटा, यहाँ पे 13π/6 है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये 2π + π/6 हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया cos इनवर्स cos π/6। π/6 जो है अब आपका 0 से पाई के बीच में आता है। यहां से आप डायरेक्टली इसको आउटपुट निकाल सकते हो, आंसर π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर एजर्शन आपका एकदम सही है बेटा। और रीजन में यही चीज लिखी हुई है ना कि प्रिंसिपल रेंज ये होती है बेटा, तो आपने प्रिंसिपल रेंज के अकॉर्डिंग ही तो सोचा है। तो यहाँ पर एजर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन करेक्टली जस्टिफाई भी कर रहा है इनडायरेक्टली उसको। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर ए हो जाएगा। एजर्शन रीजन की खासियत ही यही है कि ए और बी में बच्चा फंसता है, तो थोड़ा सा लॉजिकली अपने को सोचना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ बेटा देखो, ऐसे सिंपल सवाल आप लोगों को 2 नंबर में भर भर के पूछे जाएंगे, है ना। ऐसे सवालों को अब अपने को डील करना आता है। इस वाले सवाल को अब हम लोग बहुत ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करेंगे बेटा, सिंपली मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और आप लोग मेरे साथ बस रिलेट करते चलना और सवाल का आंसर मैच करेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 के बारे में सोचना है, ठीक है। कॉस पू की गैंगस्टर की तरह सोचेंगे सबके सब आराम से नाचते नाचते। कॉस इनवर्स 1/2 के बारे में सोचना है। तो सर कॉस मेरा 1/2 कब होगा, कॉस मेरा 1/2 होगा 60 डिग्री पे। हाँ सर 60 डिग्री मेरा प्रिंसिपल रेंज में आ जाएगा। 60 डिग्री का मतलब है π/3। तो सर ये हो गया सिंपली π/3 माइनस tan इनवर्स -1/√3। tan इनवर्स साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इनके साथ क्या गेम होता है, माइनस साइन बाहर निकाल सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब tan इनवर्स 1/√3 के बारे में सोचो। tan इनवर्स 1/√3 के बारे में सोचो, tan इनवर्स 1/√3 के बारे में सोचो, तो 30 डिग्री यानी कि आपका हो गया π/6। और फिर आएगा आपका बेटा कॉसेक इनवर्स -2। तो यहां पर माइनस निकाल लो, कॉसेक इनवर्स से निकल जाता है। और फिर कॉसेक इनवर्स 2 के बारे में सोचो, कॉसेक इनवर्स 2 के बारे में सोचो, या फिर साइन इनवर्स 1/2 के बारे में सोचो, सेम बात है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा मेरा कब, 30 डिग्री पे, यानी कि -π/6 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को लेके डूब गए, आंसर आ गया आपका ये π/3। ओपी, चलो अगेन एक और सिंपल सा सवाल है, आराम से ओरली पूकी गैंगस्टर बनते बनते सॉल्व कर देते हैं। tan इनवर्स -1/√3, अगेन माइनस साइन बाहर निकालोगे और tan इनवर्स 1/√3 के बारे में सोचोगे तो -π/6 तक पहुंच जाओगे। cot इनवर्स 1/√3, अब cot के बारे में सोचना है दोस्त, cot के बारे में 0 से पाए वाला गेम खेलता है cot, ठीक है। और आपको 1/√3 के बारे में सोचना है, 60 डिग्री पर आता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका +π/3। और फिर यहाँ पे tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2 है, साइन ऑफ -π/2 साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा -1। तो माइनस साइन बाहर निकालोगे और tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। ठीक है दोस्त,
तो अब अपनी चीजें थोड़ी बहुत ऐड वैड कर लो और बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये हो गया बेटा 60 और ये हो गया 30, तो 60 माइनस 30 हो गया तुम्हारे पास 30, तो ये हो जाएगा π/6। ये दोनों कंबाइन हो गए, π/6 माइनस π/4। तो यहां से बेटा तुम्हारे पास क्या आएगा, ये एक्चुअली तुम्हारा है 30, ये है 45, तो 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री आंसर आएगा। या फिर सिंपली तुम्हारा यहां से तुम एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 और ये हो जाएगा 2π माइनस 3π, 2π माइनस 3π यानी कि माइनस π/12 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओ यस, इस टाइप के सवाल बेटा आने लगे हैं, पहले नहीं पूछे जा रहे थे या फिर बहुत पहले पूछे जाते थे, तो बच्चे ऐसे सवाल प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो ऐसे सवाल आएंगे तो कैसे डील करना है। अब देखो, अभी तक जो हम लोग सवाल कर रहे थे आपको दिख रहा था कि सर यहाँ पर सेक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जैसे आपको साइन इनवर्स दिख रहा था तो अंदर आपको कॉस दिख रहा था जिसको आप कन्वर्ट कर ले रहे थे साइन में, या फिर सेम दिख रहे थे। अब यहाँ पे बाहर आपको स्क्वायर टर्म दिख रही है और वो भी इनवर्स फंक्शन नहीं है बाहर, इनवर्स फंक्शन अब अंदर है। तो ये सेक्स स्क्वायर है, ये कॉसेक्स स्क्वायर है। सबसे पहले तो आप बताओ ये tan इनवर्स 1/2 आपको कुछ एंगल देगा, कॉट इनवर्स 1/3 आपको कुछ एंगल देगा। यही डायरेक्शन में आपको सोचना है कि यार मान लेते हैं ये अल्फा के बराबर है, मान लेते हैं ये बीटा के बराबर है, तो चलो अल्फा और बीटा के बारे में सोचते हैं। अब यहां पर बेटा एक अप्रोच काम करेगी जो आपको सीखनी है अगर आपने नहीं सीखी है। tan इनवर्स 1/2 अगर अल्फा के बराबर है, tan इनवर्स 1/2 और 1/2 आपका कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है tan के लिए जो आपने पढ़ी थी क्लास 10th में, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि सर tan अल्फा मेरा 1/2 के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का गेम है। चलो अब इसको सोचूंगा कैसे बेटा, एक ना मैं ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं। अगर मेरा tan अल्फा 1/2 है तो क्या ये 1 यूनिट, यू मतलब यूनिट लिख रहा हूं, ठीक है, और ये 2 यूनिट हो जाएगा। और ये तीसरी साइड में लिख सकता हूं बेटा पाइथागोरस लगा के, तो 4 + 1 5 का रूट √5 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर सेक बार है, अंदर भी मैं सेक का ही बना लूं, सेक इनवर्स बना लूं, तो बेटा अब मेरे को पता है सेक ऑफ सेक इनवर्स वाला फंडा लगा सकता हूं मैं यहां पर। मेरे को tan अल्फा पता है, सारी की सारी चीजें यहां पे पता चल गई मेरे को tan अल्फा की मदद से, तो क्या मैं यहां पे सेक अल्फा लिख सकता हूं किसके बराबर होगा। तो आप लोग बोलोगे सर सेक अल्फा, यहां पर सेक अल्फा तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2/√5 का उल्टा यानी कि √5/2। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर। अब यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सेक इनवर्स √5/2। तो अब तुमको समझ आया तुमने यहाँ पे किस तरीके से गेम खेला है, जो गिवन चीज थी उसको यूज करके तुम सेक इनवर्स में लेकर आए हो पहले वाली टर्म को। सिमिलर गेम तुमको बेटा यहां पर खेलना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर, और यहां पर अब इसको कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हो, वैसे डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, लेकिन अपन लोगों को एरर नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, आराम से देख लेते हैं कि अगर कॉट इनवर्स 1/3 है तो मेरा कॉट बीटा 1/3 हो जाएगा, अगर मैं इसको बीटा बोल दूं। अब कॉट बीटा 1/3 है तो मतलब ये 1 यूनिट होगा बेटा, ये 3 यूनिट होगा, और अब ये हो जाएगा √10। अब आपको क्या बताना है बेटा, अब आपको कॉसेक बीटा के बारे में सोचना है, तो कॉसेक बीटा हो जाएगा √10/3। तो इसको लिख सकते हो अब आप कॉसेक इनवर्स √10/3। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मुलेस भी होते थे जो अब एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि वो फॉर्मूलाज ना एक्चुअली डिराइव करे जा सकते थे। तो अब वो आपको ये सवाल देख के एक तरीके से चीजें डिराइव ही करवा रहा है। एक्चुअली कॉट इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, tan इनवर्स को डायरेक्टली सेक इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन अपने को रटने नहीं है फॉर्मूलाज, वो सबके सब आप ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी है ना 11th में उससे रिलेट कर सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है। इस तरीके से लॉजिकली सोचोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये सेशंस इंपॉर्टेंट है, आपको सोचना सिखाएंगे। तो यहां पर अब बेटा अपना गेम क्या हो गया, देखो सेक ऑफ सेक इनवर्स √5/2 का होल स्क्वायर है, इस तरीके से पढ़ोगे ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो सेक ऑफ सेक इनवर्स √5/2 किसके बराबर हो जाएगा, √5/2, और फिर इसका स्क्वायर मार दो।
और यहां पर हो जाएगा अपने पास √10/3 का होल स्क्वायर। कहीं पे मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया हो तो बेटा माफी है ना, मेरे हिसाब से मैंने सारी चीजें सही करी हैं, लेकिन कहीं पर अगर कैलकुलेशन एरर हो गया हो पाइथागोरस वगैरह लगाते हुए तो क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। तो यहां पर ये हो जाएगा बेटा 5/4 प्लस यहां पर ये हो जाएगा आपका 10/9। अब इनका अपन लोग एलसीएम लें अगर, तो 5/4 10/9 36 में बना लेते हैं ना, तो 5/4 को लिख देता हूं मैं 45/36 और इसको मैं लिख देता हूं 40/36। तो 45 + 40 हो जाएगा 85/36। ठीक है, दिस विल बी माय आंसर। क्लियर है भाई? हो चलो, आई थिंक ये लास्ट सवाल होगा। इस टाइप के सवाल बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है। अच्छा हाँ, ये बेटा जो सवाल है ना, ये तुम्हारे 2025 के पेपर में आया था, तो काफी ही आसान सवाल आया था और ये तुमको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। इसका आंसर तुम लोग मेरे को चैट बॉक्स में कमेंट में लिख के जाओगे। ये तुम्हारा 2025 का सवाल था, ये वाला सवाल मैं तुमको करवा रहा हूँ क्योंकि काफी अच्छा सवाल है। कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना होता है आराम से सीखेंगे। और ये जो चीज लिखी हुई है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले पढ़ लिया करो कि आपकी एक्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो अब इसको अपने को तोड़ना है। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x। अब बेटा ये ना बहुत ज्यादा फेमस टर्म है, cos x अपॉन 1 + sin x 1 - sin x, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और ये आपको कैलकुलस में भी बहुत जगह दिखेंगी। तो इसको कैसे मैनिपुलेट करना होता है सीख लो। tan इनवर्स बाहर है तो मेरे को अंदर भी ना tan बनाने की कोशिश करनी है ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, इतना तो समझ आ गया। अब tan बनाने की कोशिश कैसे करूंगा बेटा, cos x। अब यहां पर कुछ आपके 11th क्लास के फॉर्मूलाज में यूज करूंगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। cos 2θ आपका क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको दिख रहा है ना दोस्तों, एक बार चेक कर लो, यस दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। किसी को दिक्कत परेशानी? और 1 - sin x को लिखने के लिए ये फॉर्मूला फटाफट से दिमाग में दोहरा लो। sin 2x किसके बराबर होता है, 2 sin x cos x के बराबर। तो यहां पर मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, sin x को लिख रहा हूं 2 sin x/2 cos x/2। और 1 को मैं कैसे लिख रहा हूं बेटा, 1 को मैं ऐसे लिख रहा हूं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। और ये अगर आपने इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में देख लिया ना ये वाला मैनिपुलेशन, तो जब भी ये वाली आपको फॉर्मेशन दिखेगी आपका दिमाग में हिट हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि सर मैं सोचूंगा कैसे, 2 या 3 बार ऐसे सवाल करोगे अपने आप ही दिमाग में इंट्यूटिवली हिट होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ऊपर और नीचे तुम लोगों को फैक्टर्स कट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे यार। ऊपर तुमको cos x/2 माइनस साइन x/2 मल्टीप्लाइड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2 दिखेगा a² - b² से। और यहां पर बेटा तुमको a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखो, अब cos x/2 माइनस साइन x/2 को काटने के लिए नीचे cos x/2 माइनस साइन x/2 ही तो बनाना पड़ेगा। तो मैं नीचे वाले को, क्योंकि देखो a² + b² - 2ab, ये a - b का होल स्क्वायर भी होता है और b - a का होल स्क्वायर भी होता है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इसको लिखना कैसे है। तो नीचे वाले को आप cos x/2 माइनस साइन x/2 के होल स्क्वायर की तरह लिखो ताकि फैक्टर कट जाए। ठीक है, फालतू का माइनस साइन इन्वॉल्व ना हो। तो यहां पर आपका ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब बेटा फैक्टर काट दो तो हम लोग क्या पहुंचेंगे, ऊपर हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 और नीचे बच जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। अब मेरे को स्टार्टिंग में क्या दिमाग में आया था कि इसके अंदर tan की फॉर्मेशन चाहिए। अब बेटा अगर tan की फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर नीचे अगर मैं cos x/2 से डिवाइड कर दूं तो अब बेटा देखना कुछ फॉर्मेशन दिखेगी तुमको जो तुमको बड़ी अच्छी फीलिंग देगी। यहां पर 1 प्लस tan x/2 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा बेटा 1 माइनस tan x/2। सोचो
tan ऑफ a प्लस बी क्या होता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर मैं यहां पर इस 1 को क्या लिख दूं, tan ऑफ पाई बाय 4 लिख दूं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। दिख रहा है फॉर्मेशन? तो यहां से मैं अंदर वाली चीज को क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां जा रहा हूं मैं थोड़ा सा, tan इनवर्स ऑफ, ये कुछ नहीं है tan ऑफ a प्लस बी ही है, तो यहां पर आप tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। अब बेटा आपको मैंने सिखाया था ना, tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग यही आउटपुट निकालेगा अगर ये प्रिंसिपल रेंज में होगा। ये पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 सारी चीज इस पे डिपेंड करती है। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स निकाला था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स निकाला था, तो पाई बाय 4, अब तुमको समझ आएगा कि सर ने इसको हाईलाइट क्यों किया था। एक्स की अगर ये रेंज है तो एक्स बाय 2 की क्या होगी, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। तो अब तुम सोचो, तुम इसमें माइनस पाई बाय 4 कर सकते हो या फिर पाई बाय 4 कर सकते हो, यही तुम्हारे एक्सट्रीम केसेस हैं। या तो यहाँ पे पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर पाई तुम इसमें ऐड कर सकते हो। तो तुम लोग कहां से लेके कहां तक पहुंचोगे बताओ? तुम लोग पाई बाय 2 तक ही तो जा सकते हो और 0 में ही तो रहोगे, तो ये प्रिंसिपल रेंज में ही तो है। मतलब अब यहां तुम डायरेक्टली आउटपुट निकाल सकते हो और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू जैसी दे रखी हो उसके हिसाब से आउटपुट निकलेगी। यहां पर वो गेम खेल लेता तो यहां पे क्वेश्चन मेरा और कॉम्प्लेक्स हो जाता, जो कि ये वाले सवाल में नहीं करना है। ये वाला सवाल अब तुम लोगों को बेटा होमवर्क में करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।